Hi guys, welcome back once again to the channel. My name is Sunidhi Sani and we are doing part 2 of sociology previous year questions. So if you are preparing for UGC, NET, CUET, PG or any sociology related competitive exam, these videos would be very helpful for you. In each video, we are solving about 10 questions, not about, we are solving 10 questions only. And for this video, our first question is, what is a practice of marriage alliance that creates a desire to give away a girl through marriage to a superior family is known as? Okay. Options are endogamy, hypergamy, hypogamy और exogamy. So according to the question, the situation is कि एक लड़की है, वो उसकी शादी एक ऐसी फैमिली में हो रही है जो सुपीरियर कास्ट या सुपीरियर स्टेटस का है उसकी फैमिली के कंपैरिजन में। तो ये है हाइपरगैमी। अगर हम हाइपोगैमी की बात करें, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो ये हाइपरगैमी की उल्टी सिचुएशन होती है जिसमें लड़की जो है वो सुपीरियर फैमिली को होगी और लड़का छोटी फैमिली का होगा उसके कंपैरिजन में। जब हम एक्सो या एंडोगैमी की बात करते हैं, तो हम एक्सो मतलब होता है बाहर शादी करना और एंडोगैमी का मतलब होता है अंदर। एंडो मीन्स अंदर। तो कास्ट का करेक्टरिस्टिक होता है दैट इट्स एंडोगैमिक इन नेचर। ठीक है, एक ही मतलब एक कास्ट का व्यक्ति उसी के कास्ट के में शादी करता है। लेकिन अगर हम एक्सोगैमी का एग्जांपल लें, तो लाइक विलेज एक्सोगैमी या क्लैन एक्सोगैमी, एक विलेज का बंदा अपने ही विलेज के लड़का या लड़की से शादी नहीं करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेनिंग गिवन टू अ पर्सन फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप इन अ नॉन मेंबरशिप ग्रुप इज नोन एज। मतलब एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देना कि आप एक मतलब एक न्यू ग्रुप को आप ज्वाइन करने जा रहे हो, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम या कुछ ना कुछ तौर तरीके सीखेगा ही सीखेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ओके, अगर हम रीसोशलाइजेशन की बात करें, तो वो ये होता है कि आप पूरी मीन्स मतलब नई तरीके से आप एक नए जीवन को स्वीकार करने जा रहे हैं। लेकिन एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन उस केस में होती है जहाँ पे आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करना, और आप ऐसा नहीं है कि अपनी चीज़ों को भूल जा रहे हैं। इट जस्ट आप उनकी चीज़ें जो आप जिस भी ग्रुप के मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उनकी चीज़ों को सीख रहे हैं, उनके तौर तरीकों को सीख रहे हैं। तो दैट ट्रेनिंग इज बेसिकली एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन इज गिवन बाय आके मर्टन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। आके मर्टन इन द थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। रेफरेंस ग्रुप इज बेसिकली, जो लास्ट में हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रेफरेंस ग्रुप को हम कहीं ना कहीं एक तरीके से सेम ही एग्जाम्पल है। रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको हम लुक अप करते हैं कि हमको ऐसा बनना है, हम इस तरीके का जीवन चाहते हैं। तो दैट इज रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर बाय रॉबर्ट मर्टन। एंड सॉरी, रिलेटिव डिप्रिवेशन का मैं मतलब बता देती हूँ। रिलेटिव डिप्रिवेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी ऐसी नहीं है कि आपकी स्थिति बहुत खराब है, इट जस्ट आपने अपने पड़ोसी से कंपैरिजन कर लिया कि भाई उसने BMW खरीदी और मेरे पास मारुति ही रह गई, या एक थोड़ी सी मारुति से कोई अच्छी गाड़ी आपके पास है, उतनी अच्छी नहीं BMW के कंपैरिजन में, बट आप उसके कंपैरिजन में अपने आप को एकदम बेकार समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, आप इकोनॉमिकली बिल्कुल बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी खा रहे हो पी रहे हो, सब चीज़ें आपकी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, पर आपके दूसरे के कंपैरिजन में आप अपने आप को गरीब या छोटा महसूस कर रहे हो। दैट इज रिलेटिव डेप्रिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट दैट इंडियन कल्चर इज सुपीरियर टू वेस्टर्न कल्चर, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? ओके, तो ऑप्शंस हैं कल्चरल रिलेटिविटी, एथनोसेंट्रिज्म, फंडामेंटलिज्म, जीनोफोबिया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एथनोसेंट्रिज्म। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे जेनोफोबिया इज बेसिकली जब आप फॉरेनर से फोबिया करते हैं, आपको फॉरेन के लोगों या फॉरेन की चीज़ों से अगर फोबिया हो जाए, डर लगने लगे, तो दैट इज जेनोफोबिया। कल्चरल रिलेटिविटी का मतलब होता है ये कि आप दूसरे के कल्चर को उतनी मान्यता दे रहे हो, आप उनके मतलब वो कहते हैं ना, जैसे एक एग्जाम्पल होता है कि दूसरे के जूते में पैर रख के जानना कि दूसरे की ज़िंदगी किस तरीके की है, ठीक है? उसको मतलब तभी तो आप जान पाओगे कि जब तक आप दूसरे के कल्चर में जाओगे नहीं, उनको मतलब सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी अच्छी है, बुरी है? बाहर से तो सब अच्छा-अच्छा है। लेकिन एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने कल्चर को इतना ज़्यादा डोमिनेंट मानते हैं कि आप सामने वाले या वेस्टर्न, अब यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर का ये स्टेटमेंट दे रखी है कि इंडियन कल्चर सुपीरियर है वेस्टर्न कल्चर को लेके, एक एग्जाम्पल है। बट जेनोसेंट्रिज्म इज बेसिकली जहाँ पे आप अपने बिलीफ सिस्टम या अपने कल्चर रिचुअल्स जो भी आप कह सकते हैं उसको हम सुपीरियर मानते हैं और बाकी लोगों को इन्फीरियर मानते हैं। नेक्स्ट आता है, नरेटिव्स passed down in oral transmission is termed as legend, folkway,
फोकलोर या नन ऑफ द, इट्स फोकलोर। वो होता है ना गली गली जा जा के ढोल ताशे बजा के कहानियां सुनाना, दैट इज फोकलोर। ओके, नेक्स्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग एक्सप्लेन्स दैट चेंज इन मटेरियल कल्चर आर वेरी स्लो, change in non-material culture are faster than the changes in material culture. Material culture changes faster than non-material culture. Material and non-material culture more or less change at same pace. ओके, सो देखिए जो कल्चर लैग का मतलब होता है वो ये होता है जहाँ पे आपका जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो बहुत ही धीमे स्पीड पे बढ़ रहा है, और जो मटेरियल कल्चर है वो बहुत फटक फटक भाग के बढ़ रहा है। तो द आंसर वुड बी मटेरियल कल्चर चेंजेस फास्टर देन नॉन मटेरियल कल्चर। जो आपके ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं धीमे बढ़ रही हैं, बट जो वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्न मॉडर्न जो भी तौर तरीके हैं वो कहीं ना कहीं, क्या आप ये कह दीजिए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी उतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है। एंड उसी और लेकिन जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, वो रीति रिवाज हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उससे मतलब से साथ साथ चल रहे हैं, वो पीछे हैं कहीं ना कहीं। दैट इज कल्चरल लैग। एंड द कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किस बुक में दिया था, वो आपको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। Our next question is, in literature of kingship, the practice of fraternal polyandry has been associated particularly with which region of India? Western Himalayas, Central Plains region, Northeast Hill regions या Gangetic Plains region? ओके, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फैटर्नल पॉलीएंड्री की क्या मतलब होता है। तो देखिए फैटर्नल का मीन्स होता है ब्रदरहुड, ठीक है, एंड पॉलीएंड्री का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी होता है और एंड्री इज बेसिकली यूज फॉर हस्बैंड्स और मेल मेंबर्स। ओके, सो मल्टीपल मेल या हस्बैंड्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीएंड्री। फेटर्नल का मतलब होता है जब वो मल्टीपल हस्बैंड्स जो हैं, वो जो बहुत सारे हस्बैंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रदरहुड के रिलेशन में हैं, ठीक है। तो दैट इज फेटर्नल पॉलीएंड्री एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज ऑफ महाभारत, पांडव्स जिन्होंने द्रौपदी से शादी करी, 5 भाई थे, द्रौपदी से शादी हुई उनकी। तो आंसर है वेस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न हिमालयस मीन्स नॉर्थ में हम जा रहे हैं, इंडिया के नॉर्थ में जा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल को, तो कहीं ना कहीं हरियाणा, कुरुक्षेत्र नॉर्थ की तरफ ही आ रहा है। कुरु जो वंश रहा वो नॉर्थ की तरफ रहा, दैट इज वेस्टर्न हिमालयस। Our next question is, which of the following statement describes taikonomy? Okay. So when the material uncle, मतलब मामा जी जो हैं, has preeminent place in the life of his nephew or niece. Okay. The father sister is given a special role and she got more respect than the mother. Father sister is basically बुआ. Showing respect to elders by using some respectful terminology or a custom of addressing a person by relationship to the child. ठीक है, the option D is correct. The most common example of trichonomy is basically तारक मेहता के टप्पू के पापा, जहाँ दयाबेन जो है वो अपने हस्बैंड को टप्पू के पापा कह के बुलाती है, ना कि जेठा जी या जेठालाल ऐसे करके। ओके, तो अपने बेटे या अपने बच्चे के नाम पे व्यक्ति को ऐसे पुकारना, बुलाना, दैट कस्टम इज बेसिकली टाइकोनॉमी। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड बाय एमाइल डर्कहाइम इन हिज स्टडी ऑफ रिलीजन? ओके, तो होली, अनहोली, रिचुअलिस्टिक, रेडिकल, सुपरनैचुरल, सेक्युलर, सेक्रेड, प्रोफेन। द आंसर इज सेक्रेड एंड प्रोफेन। एंड the book in which he has given this concept of sacred and profane is basically the elementary forms of religious life by Emile Durkheim. Sacred का मतलब ही यही है पवित्र, और प्रोफेन का मतलब होता है मंडेन लाइफ, जो दिन दिन मतलब डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज करी जाती हैं, जो रिचुअल्स करे जाते हैं, दैट इज प्रोफेन। रोज नहाते हो, रोज पूजा करते हो, रोज वॉशरूम जाते हो। सेक्रेड इज बेसिकली अगर मैं हिमाल दरखाइन के टर्म्स में बात करूँ तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है टोटिज्म का, जो कि हम बाद में कभी किसी नई वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। बट अभी समझ लीजिए सेक्रेड मीन्स पवित्र होता है, प्रोफेन का मतलब होता है जो मंडेन है, जो डे टू डे लाइफ है, दैट इज प्रोफेन, comes in category of profane. Okay, so and the 10th question is, which one of the following is the correct term to explain the practice of wearing certain variety of precious stones with the belief that they are imbued with powers to protect and help? The answer is fetishism. Okay, and आज की वीडियो में है इतना ही। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @GK ज़रूरी है पे मिल जाएगी। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, और जिनको भी आप जानते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट यूटीपीजी और यूजीसी नेट के लिए, आप उनके साथ भी शेयर करिए। एंड फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड बाय।